तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डेली हम लोग कर रहे हैं एक वीपीओ एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हम 65 क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं और सिर्फ पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। जबकि इसके अलावा दो पोर्शन और बचते हैं, जो कि एक आपका यूपीजीएस और एक आपका कंप्यूटर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 है। हम लोग एकदम क्विक रैपिड फायर जैसे चलते हैं। कहने का मतलब है 65 प्रश्नों को हम 30 मिनट से पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास है। तो मे भी आप इसे 1.5 या 2 की स्पीड पे देखेंगे तो आप और भी जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन याद रखना 1.5 या 2 की स्पीड पे देखना समझदारी नहीं होती है। फिलहाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला ही प्रश्न है आज का, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की राजनीतिक रूप में जागृत करना? बिल्कुल नहीं, उसका उद्देश्य ये थोड़ी ना है। रोजगार का सृजन करना? ये भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो भैया वह संख्या है 20 लाख। इससे कम जनसंख्या पर मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायतें हैं वह गठित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों को बनाने की परिकल्पना की गई है? तो याद रखना यह परिकल्पना की गई है भाग 9 में। जी हाँ, किसमें की गई है? भाग 9 में यह परिकल्पना की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? तो याद रखना पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 21 वर्ष। जी हाँ, कितनी है सर? 21 वर्ष वह न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 5 पर चलते हैं। और 5 पूछ रहा है, ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संकलन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? तो ये सीधी सी बात है, राज्य सरकार सक्षम है। कौन है सर? राज्य सरकार। बड़ा सीधा सीधा आंसर था इसका, तो आराम से लगा सकते थे। 6, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है? तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से नहीं। ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष एवं स्त्रियों का निकाय? बिल्कुल नहीं। निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क? बिल्कुल सही। देखिए, ग्राम सभा का अर्थ यह है कि जितने लोग वहाँ की निर्वाचन सूची में शामिल हैं, सिर्फ सही। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? इनमें से प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी? बिल्कुल सही है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे? ये भी सही है। अगर ये 2 सही हैं तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। पर तीसरा ही पढ़ लेते हैं। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है? बिल्कुल सही। तो 4 ही सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था अशोक मेहता समिति का गठन। किसका किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखो, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उद्योग भी आता है, ग्रामीण सड़कें भी आता है। तो क्या नहीं आ रहा है सर? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है खंड विकास अधिकारी। जी हाँ, क्या कहा जाएगा? जिसे खंड विकास अधिकारी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 6,40,000 है। कितनी है? 6,40,000 है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ये भी। ये तथ्य हैं, याद करने पड़ते हैं डायरेक्ट बच्चों।
निम्नलिखित में से सही है, कोई सही है उसे छांटना है। दो कथन आपके सामने पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करने एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, सब कहते हैं वार्ड। वार्ड मेंबर भी सुना होगा आपने शब्द, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक है? 2/3 सदस्य। याद रखना, फिर से क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को निर्वाचित होना आवश्यक होता है? 2/3 सदस्यों को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पूछ रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहा है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये जो है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग है, कैसा है? सीधे सीधे सब जानते हैं सर, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, कैसी संस्था है सर? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पंचायत की अवधि समाप्ति से पूर्व पंचायत के व्यक्ति पर गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? तो शेष अवधि। इसे ऐसे समझो, इसे समझ लो, मान लो कोई पंचायत बनी और वो 5 वर्ष के लिए बनती है, लेकिन क्या हुआ, तीसरे साल में, ये 3 साल पूर्ण होते ही वह विघटित हो गई। क्या हो गई? विघटित। अभी तो 5 साल पूर्ण होने में 2 साल बचे थे। अब ऐसे में एक नई पंचायत बनी, ठीक है, नई पंचायत बनी। अब ये नई पंचायत कितने समय के लिए बनेगी? तो शेष अवधि के लिए बनेगी। शेष अवधि है कितनी फिलहाल? इसके हिसाब से 2 वर्ष है। ये 6 माह तक हो सकती है, 6 माह से कम होने पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो शेष अवधि के लिए पंचायत बनती है। ऐसा नहीं कि नई पंचायत बनी है तो पूरे 5 साल के लिए बनेगी, ठीक है। बस यही प्रश्न था असल में, आंसर बी हो जाएगा। 19 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न ही की गई है 243 ग के 3 घ में, याद रहेगा। तो बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई? तो याद रखना 6वें चरण में हुई है। कौन से चरण में हुई है सर? 16 कह रहे हैं, 6th नंबर के चरण में हुई है, 6वें चरण में हुई है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में गांव सभा एवं गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया? तो ये किया गया 1955 में। उत्तर प्रदेश में गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया सर? 1955 में ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया? तो याद रखने, जो नाम बदलने की प्रक्रिया है 2009 की है। ये 9 में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा करना, बिल्कुल सही। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही। ग्रामीणों के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, तो सारे सही हैं, है ना, साफ साफ पता चल रहा है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु
राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 268 में किया गया है ना, 268 में किया गया है। तो 24 का जो आंसर लगाएंगे आप वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 268 में किया गया है। प्रश्न को अच्छे समझेंगे। संघ द्वारा उपग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 268 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो याद रखना है, तो साधारण बहुमत का काम है, साधारण बहुमत से काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण के रूप में प्राप्त होता है? तो याद रखना 95%, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ तो जो पंचायतें हैं वो टैक्स तो वसूली करती ही नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर प्रधान नहीं चुना जाएगा उन्हें, है ना। तो ये सब नॉर्मल तरीके से काम होता है, जितना भी डिपेंड है सरकारी खजाने के ऊपर डिपेंड है मामला, इसलिए 95% लगाया गया है। 5% फिर भी हो सकता है वहाँ पे बाजार लगता हो, ऐसा कुछ होता हो तो वहाँ से आ जाता हो, थोड़ा बहुत खनन होता हो या ऐसा कुछ, है ना। तो इसलिए 95%, ऑलमोस्ट 100% ही है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध किससे है? तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र से है। 6 का संबंध किससे है? मृत्यु प्रमाण पत्र से है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 28 की तरफ। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा, उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो जुर्माना लगाया जा सकता है उस पर 50 रुपये का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया सी। 29। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाना चाहिए किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक, बिल्कुल सही है। 0.1 कहने का मतलब है किसी बच्चे का जन्म 2 किलो 53 ग्राम है, या है ना, बात समझ रहे हैं, तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, बस 2.5 लिखेंगे, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, मतलब दशमलव के 1 स्थान तक। 53 ग्राम बोल दिया मैंने। चलिए 29 के बाद 30 आंसर देखते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, ठीक है ना। कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। ई चौपाल कब शुरू किया गया? ई चौपाल कब शुरू किया गया? तो याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ई चौपाल कब शुरू किया गया? तो ई चौपाल शुरू किया गया था जून 2000 में। ई चौपाल कब शुरू किया गया? जून 2000 में। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32। ज्ञानदूत योजना के बारे में क्या सत्य है? ज्ञानदूत योजना के बारे में क्या सत्य है देखेंगे। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के सूचनालय को सूचना के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना, बिल्कुल सही। यह परियोजना वर्ष 2000 में शुरू किया गया, तो हाँ, ज्ञानदूत योजना 2000 में ही की गई है, ये भी सही है। लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत हैं, ये भी सही है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 32 का। चलते हैं 33 पर। 33 क्या कह रहा है? उमंग ऐप क्या उद्देश्य है इसका? तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, सीधा सीधा यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2008 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, तो ये क्या है? 15 अगस्त सन 2008 को। तो 34 का आंसर जाएगा। देखिए क्वेश्चन याद रखना, ये योजनाएं हैं और योजनाएं आपको परेशान करेंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त सन 2008 को प्रारंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप किस वर्ष तक हर घर जल उपलब्ध कराने का
दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है 2030। कब क्या है? 2030। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ा आसान है, सीधा याद करना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कोई एक सही है। तो देखिए, ग्रामीण आवासीय योजना 1957 से 58 यही सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्या आंसर होगा? नेक्स्ट प्रश्न को याद रख लेना, ग्रामीण आवासीय योजना 1957 से 58। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो देखिए, कृषि पार्क आपका लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर तीनों जगह है। तो कहाँ नहीं है सर? वाराणसी में नहीं है। कहाँ नहीं है? वाराणसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कोई एक सही है, आपको बताना है। तो देखिए, सही है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 12 अप्रैल 2005। जी हाँ, कैसे याद रखेंगे? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास कब लागू हुआ? ये काफी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपको। ये 2015 और 16 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40, ग्राम पंचायत में VLE का पूरा नाम क्या है? तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर ए। CSC सेंटर पे जो ऑपरेटर होता है, ये वही होता है, VLE है, जिसके नाम से चल रहा होता है। ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना किसके द्वारा जारी की जाएगी? तो ग्राम प्रधान के द्वारा जारी की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा 41 का। चलते हैं 42 पर। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? तो प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए 2 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वेरी इजी इट इज। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायत सहायक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? आय प्रमाण पत्र बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, निवास, सब कुछ इसका कार्य है। अंक पत्र बनवाना, ये इसका कार्य नहीं है। ठीक है ना, बड़ा आसान था, इसे तो आप लगा ही देते। वर्ष 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? किस देश ने? ये ब्रिटेन ने किया था। 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा 44 का। नेक्स्ट 45 पे चलते हैं। पंचायत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन के लिए किससे अनुरोध किया जा सकता है? तो पंचायत सचिव से कर सकते हैं, प्रधान से भी कर सकते हैं और पंचायत अध्यक्ष से भी कर सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा, सभी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मनरेगा जॉब कार्ड के आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सर आधार कार्ड आवश्यक है, बैंक खाता संख्या आवश्यक है, फोटो आवश्यक है, ग्राम सभा की नागरिकता आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। साहब क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। जो मॉडल चार्टर है पंचायतों के लिए क्या है? ये मार्गदर्शक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। अच्छा ये नीचे रह गया, चलिए। पर्वतीय क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों के कितनी आबादी की वसवाट वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा? तो ये नहीं 1000 तो नहीं होना चाहिए, 250 होना चाहिए। कितना? 250 इसका आंसर होगा। 48 का आंसर बनेगा बी। मैं वही चेक कर लूँ क्या मेरे में नीचे कट तो नहीं रहा है ना? चलिए नहीं कर रहा है, दैट वेरी गुड। ठीक है, सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो लॉन्च हुई थी सन 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1 अप्रैल सन 2018 को।
समझ रहे हैं? समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 1 अप्रैल 2018 को। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी। चलते हैं 52 पर। ये तो बड़ा आसान है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, महात्मा गांधी, है ना, इन्होंने कहा है, तो बहुत इजी हो गया। 53, इंदिरा गांधी आवास योजना, ये मिल सकता है, अच्छा प्रश्न है ना। तो 1985 और 86 सॉरी इंदिरा गांधी आवास योजना किस वर्ष में आई थी सर? 1985 और 86 में। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किन योजनाओं का विलय करके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनाई? ठीक है, देखो अंत्योदय योजना, ये तो एक खाना बांटने वाली योजना है, वो राशन है ना, तो इसका तो रोजगार योजना नहीं बनाएंगे। रोजगार आश्वासन योजना बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू समृद्धि योजना बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ये नहीं। तो बी और सी को मिलाकर इन्होंने एक योजना बनाई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, 54 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55 पे चलते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखते हैं सत्य कथन। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भी सही है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित है। तीसरा है कार्यक्रम भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम सॉरी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 56 का? नहीं, सी नहीं होना चाहिए, सो लिखेंगे पंचायतों को प्रोत्साहन देना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान का नहीं है, इसका होगा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां। इसका होगा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां। ऑप्शन चलते हैं 57 की तरफ। आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? कोई भी आदर्श ग्राम की आबादी कितनी चाहिए? मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजातीय एवं दुर्लभ इलाकों में 1000 से 3000 तक। दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 50। ये पता नहीं क्या हो गया है, प्रोजेक्टर चलते चलते बंद हो गया है। लेट अस सी, मैं चेक करता हूँ, है ना। चलिए शुरू तो किया है, शायद बात बने।
चलिए कुछ हो गया था अचानक से ना, पता नहीं क्यों प्रोजेक्टर बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इनकार किया जाता है तो अधिनियम की किस धारा में दंड या जुर्माने का प्रावधान है? तो यह है धारा 13 में दंड या जुर्माने का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 59। एक आदर्श ग्राम के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? देखो, बैंकिंग सुविधा बिल्कुल जरूरी है, औद्योगिक विकास जरूरी है, खुले में शौच से मुक्ति जरूरी है, इंटरमीडिएट कॉलेज जरूरी नहीं है। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा होती तो वो जरूरी होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। स्मार्ट विलेज में कितने चरण है? याद रखना 3 चरण है, बहुत इजी, बिल्कुल इजी। स्मार्ट विलेज के कितने चरण है? 3 चरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 पे चलते हैं। भूमि प्रबंधन समिति का कार्य है वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, बिल्कुल सही। हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, बिल्कुल सही। तालाबों तथा अनुरक्षण तथा विकास, बिल्कुल सही। सब कुछ सही है, तालाबों का अनुरक्षण सब कुछ सही है, तो डी आंसर, यही तो होता है। 62 बात कर रहा है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जा सकता है? तो धारा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चनों को आपको कई कई बार याद देखना होगा, वीडियो कई बार देखिए या फिर एक ही बार में नोट्स बनाइए और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन पर डालिए। सारा खेल ही रिवीजन का है और किसी चीज का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका है? ग्राम पंचायत अधिकारी का है, याद रखना आपका है। बात समझ पा रहे होंगे इतना तो, है ना। ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी तथा उन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पंचायत सेक्रेटरी की है। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी हैं धात्री माताएं। कौन है? धात्री माताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। तो ये थे आज के आपके 65 क्वेश्चंस। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे और कोई भी क्लास में हम फालतू की बातें ना कर सीधे मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दे से नहीं भटकते। अगर आप यहाँ तक गिर गया मारकर, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है। तो चैनल को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।